हेलो एवरीवन, फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है 1D इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल। इस लेक्चर में हम इस स्क्वायर पोटेंशियल वेल के इनसाइड स्थित किसी पार्टिकल से एसोसिएट वेव फंक्शन और उसकी एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। तो फिगर में हमें एक स्क्वायर पोटेंशियल वेल दिखाई दे रहा है जिसकी विड्थ L है। इस पोटेंशियल वेल के अंदर एक पार्टिकल है जिसका मास m है। अगर हम पोटेंशियल वेल की बात करें तो इस पोटेंशियल वेल के अंदर पोटेंशियल जो है वो 0 है और आउटसाइड दी पोटेंशियल वेल पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट है। सिमिलरली वॉल पर भी पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट है। ये जो पार्टिकल है जिसका मास m है वो इस वेल के अंदर कहीं भी मोशन कर सकता है। ठीक है, अगर हम क्लासिकली इसको डिस्क्राइब करें अगर इस पार्टिकल की एनर्जी E ज़ूम किया जाए तो इसका मोमेंटम P की वैल्यू आएगा √2m। यह एनर्जी कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। जब हम क्लासिकल बात करेंगे तो एनर्जी कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा और इस पार्टिकल की जो मोमेंटम है वो प्लस माइनस √2m ही आएगा। दो सिग्नेचर यहाँ पर लिया गया है, प्लस साइन और एक माइनस साइन। अगर पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है तो मोमेंटम पॉजिटिव होगा। जैसे ही पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा इस वॉल से कोलिजन करेगा, कोलिजन करने के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मोमेंटम की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। अब अगर हम इसको क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर डिस्क्राइब करें तो यहाँ टोटल 3 रीजन दिखाई दे रहे हैं। एक रीजन फर्स्ट है, दूसरा रीजन सेकंड और तीसरा रीजन थर्ड। रीजन फर्स्ट में पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट है, रीजन सेकंड में पोटेंशियल की वैल्यू 0 और रीजन थर्ड में पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अगर हमें पोटेंशियल लिखना पड़े इस 1D स्क्वायर पोटेंशियल वेल के लिए तो हम आसानी से लिख सकते हैं Vx 0 when value of x varies from 0 to L in infinite। अदरवाइज आप किसी भी रीजन में देख लीजिए पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी। ठीक है, तो अब चलिए हम डिस्कस करते हैं। अब हम रीजन फर्स्ट और रीजन थर्ड में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे और उसको डिस्कस करने का कोई मीनिंग भी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट है, पार्टिकल इनसाइड द पोटेंशियल वेल है वो इस पोटेंशियल वेल को पार करके फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में नहीं जा सकता क्योंकि वहां पोटेंशियल इनफाइनाइट है। अगर पोटेंशियल इनफाइनाइट है, पार्टिकल यहाँ आ नहीं सकता, तो रीजन फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखेंगे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो होगा 0, पार्टिकल पा ही नहीं जा सकता। और रीजन थर्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल वो भी 0 मिलेगा। रीजन सेकेंड में प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती। हमें पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्ट्रिक, तो ये भी 0 होगा यहाँ फर्स्ट रीजन की बात करें हम। और जब साइन इंटू साइन स्ट्रिक 0 है तो साइन भी 0 होगा। मतलब इस पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव फंक्शन है वो 0 होगा रीजन फर्स्ट में। रीजन सेकंड की बात करें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो 0 नहीं हो सकता क्योंकि पार्टिकल यहाँ उपस्थित है और पार्टिकल अगर है तो उससे एसोसिएटेड वेव फंक्शन भी होगा, वो 0 नहीं हो सकता। रीजन थर्ड की बात की जाए तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो वेव फंक्शन की वैल्यू भी 0 होगा। ठीक है, तो ये 3 रीजन हमने डिस्कस किया। अब अगर हम वेव पोटेंशियल जैसे मैंने कुछ देर पहले लिखा था, Vx की वैल्यू 0 होगी व्हेन x की वैल्यू वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है, 0 और L के बीच है और इनफाइनाइट है अदरवाइज। अब किसी भी रीजन में बात करें इसको छोड़ करके। ठीक है, हमें दो चीज यहाँ कैलकुलेशन करना है, इस पार्टिकल से एसोसिएट जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू हमें निकालना है और दूसरा इस पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो चलिए सबसे पहले हम श्रोडिंगर
इक्वेशन लिख लेते हैं। रीजन सेकंड के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा जाएगा, क्योंकि रीजन फर्स्ट और रीजन थर्ड में अगर यदि हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना भी चाहें तो वो मीनिंगलेस होगा, क्योंकि यहाँ वेव फंक्शन जीरो है और अगर वेव फंक्शन जीरो है तो वहाँ श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं लिखा जा सकता। तो रीजन सेकंड में श्रोडिंगर इक्वेशन अगर हम लिखें तो वो आएगा डेल स्क्वायर साइन 2n/x² e माइनस वी साइन इक्वल टू 0। ये होता है हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन। और रीजन सेकंड में पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। ये रीजन सेकंड की बात हुई। रीजन फर्स्ट में हम श्रोडिंगर, रीजन फर्स्ट और रीजन थर्ड में नहीं लिखेंगे। अगर इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो डेल स्क्वायर साइन बाई डेल एक्स स्क्वायर, इस क्वांटिटी को हम के एन स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ साइन एन लगा देते हैं nth स्टेट की, इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रहा है। इसका अगर सॉल्यूशन हम लिखना चाहें, इसका सॉल्यूशन आएगा a साइन के एक्स के एन एक्स प्लस बी साइन बी कॉस के एन एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ a और b दो कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। इस दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम बाउंड्री कंडीशन लगा के चलें तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू, यहाँ अगर हम बाउंड्री कंडीशन लगाएं तो वॉल है ये जो मतलब जीरो पोजीशन पे व्हेन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l, यहाँ पास क्या होगा, वेव फंक्शन जीरो होगी, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ कहाँ है, इनसाइड द पोटेंशियल है, इनसाइड द पोटेंशियल वेल है। ठीक है, तो वॉल पे पार्टिकल नहीं आ सकता। अगर वॉल पे पार्टिकल नहीं आएगा तो उससे एसोसिएटेड जो वेव फंक्शन है वो भी जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं साइन when x equal to 0 and sin when x equal to l, दोनों कंडीशन के लिए वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। x इक्वल टू 0 है, वहां पास भी वेव फंक्शन 0 होगा, x इक्वल टू l पे भी 0 होगा। अगर हम इधर माइनस इन्फिनिटी बनेगा तो माइनस इन्फिनिटी और 0 इस पूरे रीजन में 0 है। सिमिलरली l से लेकर प्लस इन्फिनिटी इस रीजन में टोटली वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। सिर्फ यही रीजन है जहां वेव फंक्शन 0 नहीं है। तो अगर हम इसको लिखे साइन x इक्वल टू 0 इज 0, ये वाला पहला बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। साइन की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू 0 है, तो साइन की वैल्यू 0 कर देते हैं। nth स्टेट के लिए लिखना है, सो साइन n a साइन 0 प्लस b cos 0 1 इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या मिल गया, b इक्वल टू 0। कौन सा कंडीशन लगाया हमने, ये वाला। सिमिलरली हमें ये भी पता है कि साइन की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू कितनी है, l। तो ये वाला अगर हम बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं सॉल्यूशन पे तो हमें वेव फंक्शन क्या मिलता है, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम देखते हैं। तो a साइन के एन, x की वैल्यू हमने क्या लिखा है, l। b की वैल्यू हमने पहले से 0 निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा 0। तो दिस इंप्लाइज a। अब या तो a 0 होगा या तो साइन के एन l 0 होगा। a की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, a 0 हो ही नहीं सकता। अगर a भी 0 हो जाएगा, b तो पहले से 0 आ गया है, a अगर 0 आएगा तो टोटल का टोटल वेव फंक्शन भी 0 हो जाएगा। और हम बोल रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है वो इनसाइड दी पोटेंशियल वेव है, ठीक है ना। तो टोटल का टोटल वेव फंक्शन 0 आने का मतलब क्या हो जाएगा कि पार्टिकल वेव जो वेल के अंदर है ही नहीं, जो कि गलत है। हमने पहले से अज्यूम करके चला है कि जो पार्टिकल है वो वेल के अंदर है। तो a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो किसको 0 होना पड़ेगा, साइन के एन एल को। और यहाँ हम कंडीशन लगाते हैं तो n पाई, तो यहाँ हमें कंडीशन मिलेगा के एन एल इक्वल टू n पाई। तो बाउंड्री कंडीशन के थ्रू हमने दो वैल्यू निकाला, एक b की वैल्यू 0 और एक ये वाला कंडीशन के एन एल इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो हम दोनों कंडीशन याद रखेंगे। अब यदि हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमें पता है ऑल स्पेस
साइन स्टिक साइन dx इक्वल टू 1, ये होता है। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को मैं एक लाइन में डिफाइन कर रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल ऑल स्पेस -∞ से लेकर +∞ कहीं ना कहीं तो पाया जाएगा, तो उसकी ऑल स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ये डेफिनेशन है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का। तो -∞ टू +∞, साइन की वैल्यू अभी हमने कुछ देर पहले निकाला था, साइन की वैल्यू आया था sin nx इक्वल टू a sin knx, ये निकला था। ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू 0 हो गई थी। अच्छा, यहाँ से वैल्यू k की वैल्यू रख देते हैं, तो sin nx हमारा हो जाएगा a sin n पाई x अपॉन l, ये हो गया। तो sin nx ये है, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। अच्छा, a जरूरी नहीं है कि रियल क्वांटिटी हो, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, तो इसका भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेते हैं। और साइन तो रियल फंक्शन है, तो साइन n पाई x बाई l। सिमिलरली साइन की वैल्यू रख दीजिए, तो साइन a साइन n पाई x बाई l dx इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो -∞ से अच्छा साइन स्टिक इंटू साइन, मॉड ऑफ साइन स्क्वायर उनके बाहर निकल गए, -∞ टू +∞, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर n पाई x बाई l dx इक्वल टू 1। मॉड ऑफ a स्क्वायर -∞ से +∞, अगर हम लिमिट को ब्रेक करें, ऐसे पहले से ही कर लेना था मुझे लिमिट को ब्रेक, लेकिन चलिए हम अभी भी कर लेते हैं। -∞ से 0 अगर हम इस तरफ जाके देखें, चलो मैं शायद इसको शुरू से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये लिमिट कैसे ब्रेक होगा? एक -∞ से +∞ साइन स्टिक साइन dx इक्वल टू 1। अब अगर हम लिमिट को ब्रेक करें तो साइन -∞ टू 0 साइन स्टिक साइन dx, फिर जाएगा 0 टू l साइन स्टिक 0 से l साइन स्टिक साइन dx, फिर जाएगा l टू इंफिनिटी साइन स्टिक साइन dx इक्वल टू 1। -∞ से +∞ मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये फर्स्ट रीजन है, और फर्स्ट रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल 0 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। वैसे ही l टू इंफिनिटी हमारा रीजन थर्ड है, और रीजन थर्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल वो भी हम 0 ही आएगा, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो शुरू और लास्ट के 2 इंटीग्रेशन 0 हो जाएंगे, तो हमारा सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। अब अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मॉड ऑफ a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x बाई l dx इक्वल टू 1। यहाँ साइन की वैल्यू हमने उतार दी है, मॉड ऑफ साइन स्क्वायर 0 टू l, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2n पाई x बाई l डिवाइड बाई 2 और dx इक्वल टू 1। ये हो जाएगा मॉड ऑफ a स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा? x मतलब l आएगा, बाकी टू टर्म 0 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ से मॉड ऑफ a की वैल्यू आ जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू 2 बाई l, तो यहाँ से a की वैल्यू में मिल जाएगा रूट ऑफ 2 बाई l। तो हमने दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लिया। b की वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया था बाय बाउंड्री कंडीशन, वो आया था 0, और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के थ्रू हमने a की वैल्यू निकाला है, वो आया है रूट ऑफ 2 बाई l। तो अगर हम इसको वेव फंक्शन में अगर पुट कर दें, तो वेव फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा? साइन nx इक्वल टू रूट ऑफ 2 बाई l साइन n पाई x बाई l। तो ये है वेव फंक्शन जो पार्टिकल से एसोसिएट है, ठीक है, रूट ऑफ 2 बाई l साइन n पाई x बाई l। अब यहाँ n की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 2 3 4, 0 से क्यों नहीं हो रही हम डिस्कस करेंगे आगे, पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने वेव फंक्शन निकाल लिया। अब अगर एनर्जी की बात की जाए, तो यहाँ ने कंडीशन निकाला था साइन, मुझे याद नहीं, मैंने मिटा भी दिया है, एक बार फिर से निकाल लेते हैं। साइन n व्हेन x इक्वल टू l इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमने कंडीशन क्या निकाला था कि n x इक्वल टू n पाई, kn l इक्वल टू n पाई। यहाँ से kn की वैल्यू कितना निकल जाता है? n पाई बाई l, ये निकल गया था। k क्या है?
प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए एनर्जी की वैल्यू कितनी, एनर्जी किसके इक्वल होगा, nth स्टेट की एनर्जी की बात की जाए तो वो होगा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी Pn²/2m। पोटेंशियल एनर्जी सेकंड रीजन की बात करेंगे, फर्स्ट और थर्ड रीजन का कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 0, पोटेंशियल वैल्यू 0 है तो Kn की वैल्यू ये हो गया Kn। P की वैल्यू कितनी होती है h कट इंटू Kn, तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, तो En की वैल्यू निकल जाएगा h कट स्क्वायर, यहाँ से Kn की वैल्यू रख दीजिए n² π² डिवाइडेड बाई 2m l², तो En की वैल्यू निकलता है n² π² h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m l²। ये nth स्टेट की एनर्जी है, पार्टिकल के nth स्टेट की एनर्जी। यहाँ भी n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 अब तो अब यहाँ तक ले जाना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन उठता है कि जीरो एनर्जी हो सकती है कि नहीं हो सकती वन डायमेंशनल बॉक्स की बात की जाए, जब पार्टिकल कन्फाइंड है वेल के अंदर तो जीरो नहीं हो सकती। अगर आप जीरो लोगे n की वैल्यू तो यहाँ से वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर वेव फंक्शन ही जीरो है मतलब पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, मतलब पार्टिकल है ही नहीं, तो हम जो ये सब डिस्कशन कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी अगर पार्टिकल नहीं है तो। n की वैल्यू जीरो नहीं होती है वन डायमेंशनल बॉक्स की अगर बात की जाती है, ठीक है। तो हमने वेव फंक्शन भी निकाल लिया और एनर्जी भी कैलकुलेट कर लिया। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, तो देखिए इसको और समझिए और बिजी रहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।